ये ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम क्या होता है, डिडक्शन एंड एग्जाम्पशंस क्या होते हैं, एचआरए के कैलकुलेशंस कैसे होते हैं और हमारे सैलरी से जो टैक्स डिडक्ट होता है इसके कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं, ये सभी सवालों के जवाब आपको हमारे आज के वीडियो से मिल जाएंगे। मैं आईटी कंपनी के यही डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ जहां पे मोस्टली एम्प्लॉइज ये सब चीजों में स्ट्रगल करते हैं। वो प्रॉपर रिज्यूम सिलेक्ट नहीं करते हैं, कैलकुलेशंस प्रॉपर नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट दिखाते नहीं है, स्लैब के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशंस होते हैं वो उनको पता ही नहीं होते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं। ये सब चीजों को कंसिडर करके हम लोग आज का ये वीडियो बना रहे हैं। ये 20 मिनट का वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैं 110% श्योर हूं कि आपको टैक्स के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज नहीं रहेगा। आइए देखते हैं। अगर आप अकाउंटेंट है और करियर में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट्स किस तरीके से जनरेट किए जाते हैं और मैनेजमेंट के सामने कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं। हमने लॉन्च किया था बंडल एक्सेल टूल। यहाँ पे आप पेटी कैसे लेके प्रॉफिट एंड लॉस तक का डेटा मैनेज कर सकते हो विथ रिपोर्ट्स। यहाँ पे जैसे कि MIS रिपोर्ट है, एजिंग एनालिसिस, पेबल, रिसीवेबल और सैलरी स्टेटमेंट विथ पे स्लिप्स, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और ये जो बंडल टूल है उसमें बहुत सारे हमने ऐड किए हुए और बोनसेस भी दिए हुए हैं, तो जरूर से इसको विजिट कीजिएगा। ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनकम टैक्स के स्लैब कौन से होते हैं। एक रहता है ओल्ड टैक्स रिजिम और एक है न्यू टैक्स रिजिम। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये सब स्लैब्स बनाए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें टैक्स के कैलकुलेशंस करने रहते हैं। सबसे पहला है ओल्ड टैक्स रिजिम ने कैसा है कि अप टू सैलरी अगर आपका 2,50,000 तक का होगा तो फिर आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा, मतलब नील होगा। 2,50,000 से 5 लाख तक का होगा तो फिर 5% कटेगा और 5 लाख से 10 लाख तक का सैलरी होगा तो 20% डिडक्ट होगा। और अबव सैलरी अगर आपका 10 लाख है तो फिर 30% के हिसाब से आपको कैलकुलेशंस करने हैं। और न्यू टैक्स रिजिम में क्या किया हुआ है, वो स्लैब जो है वो ज़्यादा किए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 लाख में उसको डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे अप टू 3 लाख सैलरी होगा तो नील होगा, 3 लाख से 6 लाख तक का होगा तो 5% होगा, 6 लाख से 9 लाख तक का सैलरी है तो फिर 10% होगा, और 9 लाख से 12 लाख तक का सैलरी है तो फिर आपका 15% टैक्स होगा, और 12 लाख से 15 लाख तक का सैलरी है तो 20 है, और अबव 15 लाख है सैलरी आपका तो 30% होगा। ठीक है, अभी के लिए जस्ट आप इतना ही समझिए कि ये हमारे स्लैब्स है। इसके बाद में गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50K भी दिया हुआ है, ये दोनों ही स्लैब के लिए। और गवर्नमेंट ने हमें रिबेट दिया है कि अगर आपका सैलरी 5 लाख तक का है और आप ओल्ड टैक्स रिजिम चूज करते हैं तो 12,500 जो है वो आपको रिबेट मिलेगा, मतलब यहाँ पे 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एंड न्यू टैक्स रिजिम में क्या कहा है, आपको रिबेट मिलेगा 25,000 रुपये 7 लाख की सैलरी तक। मतलब कि ऐसा कंसीडर करो कि 7 लाख की सैलरी है आपकी तो फिर यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिबेट दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम ये भी देखते हैं कि ये कैलकुलेशन 25,000 और 12,500 किस तरीके से आया है। ये जो ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजिम है वो सैलरीड पर्सन को चूज करना होता है कि किस हिसाब से मुझे कैलकुलेशंस करने हैं टैक्स की। और जो सैलरीड पर्सन है उनको एक साल में एक बार न्यू टैक्स या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम चूज करने का ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल, इस साल उन्होंने न्यू टैक्स रिजिम किया तो नेक्स्ट ईयर उनको चेंज करना होगा, ओल्ड में जाना होगा तो वो जा सकते हैं। बट बिजनेस पर्सन जो है वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनको लाइफ टाइम में एक बार ही चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से 5 लाख तक का सैलरी होगा तो वो नील होगा, और न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से 7 लाख का अगर आपका सैलरी होगा तो वो नील हो जाएगा, टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। वो कैसे कैलकुलेशंस होते हैं सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो देखिए, कोई भी टैक्स के कैलकुलेशंस जो है वो आपको स्लैब की अमाउंट के हिसाब से करने होते हैं। यहाँ पे 2,50,000 अगर आपका सैलरी है तो हमारा टैक्स स्लैब क्या कहता है, नील है, मतलब ये 2,50,000 पे अपना जीरो टैक्स लगेगा। करेक्ट। इसके बाद में 2,50,000 से 5 लाख तक का रेंज में आपका सैलरी होगा तो 5% होगा, और कितना होता है वो अमाउंट 2,50,000, मतलब 2,50,000 से 5 लाख तक का जो रेंज है वो अपने को यहाँ पे देना है। तो 2,50,000 इंटू 5% कितना होता है, 12,500। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि आपको 12,500 रुपये हम लोग रिबेट देंगे। उसका मतलब क्या हुआ कि 5 लाख तक का आपका सैलरी होगा तो फिर ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम आपको 25,000 रिबेट देंगे। ठीक है, तो हमारा सैलरी है वो 7 लाख है, और अपना न्यू टैक्स रिजिम है उसके हिसाब से हमारा स्लैब क्या कहता है, अप टू 3 लाख रुपीज है तो आपका नील है,
मतलब 3 लाख जो अपना ये बन रहा है स्लैब का अमाउंट, वो यहाँ पे 0 हो जाएगा, बराबर। और 3 लाख से 6 लाख तक का ये जो स्लैब है वो अपना क्या कहता है 5%। तो ये रेंज में अमाउंट कितनी निकल के आती है 3 लाख रुपीज, बराबर। तो 3 लाख इंटू 5% करेंगे तो कितना आता है 15,000 रुपए। अभी ये 2 स्लैब के हिसाब से 6 लाख हो गए, अभी अपने को और भी 1 लाख रुपए करने हैं, करेक्ट। तो ये 6 लाख टू 9 लाख का जो स्लैब है उसमें हमारा 1 लाख आएगा, और 1 लाख पे कितना कटेगा 10%, बराबर। तो कितना होगा 10,000 रुपीज। तो ये दोनों का ही हम करेंगे तो कितना अमाउंट आता है 25,000 रुपए। तो 25,000 है वो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम लोग आपको वैसे भी वो रिबेट दे रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो कि रिफंड दे रहे हैं। तो यहाँ पे 7 लाख तक का सैलरी पे आपको कोई टैक्स नहीं कटेगा। आई होप आप समझे होंगे कि ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से 5 लाख के कैलकुलेशंस कैसे होते हैं और न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से 7 लाख के कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। तो एज अ सैलरीड पर्सन हो आप, तो आपको सिंपल ऐसा समझना है कि 7 लाख तक का सैलरी होगा अपना तो कोई टैक्स नहीं कटेगा, ठीक है। इसके बाद में हमने एक और चीज भी बोला था, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन और 50,000 रुपीज का, करेक्ट। और ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि समझ लो 5 लाख है, बट 5,50,000 रुपए भी है ना, तो भी आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने क्या कहा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का दे रहे हैं। 5,50,000 माइनस 50,000 हम लोग कर देंगे, ठीक है, तो वैसे अपना 5 लाख हो जाएगा। तो 5,50,000 का भी सैलरी आपका होगा तो ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से कोई टैक्स नहीं कटेगा। और फिलहाल न्यू टैक्स रिजिम में भी ऐसा है, अगर आपका सैलरी समझ लो 7,50,000 है तो आपको क्या करना है, सिंपल 50,000 तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो 7 लाख माइनस 50,000 कर देंगे तो 7 लाख सैलरी आपकी हो जाएगी, उसके ऊपर तो आपको वैसे भी रिबेट मिलेगा तो टैक्स नहीं कटेगा। तो सिंपल 7,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं कटेगा इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझिए कि ये जो ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से रिबेट दिया हुआ है ना, ये 12,500 का, वो 5 लाख तक की सैलरी के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आपका सैलरी समझ लो कि 10 लाख हो गया, ठीक है, तो फिर ये रिबेट नहीं मिलेगा। और सिमिलरली 7 लाख से भी ज़्यादा अगर आपका सैलरी है, ये न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से समझ लो कि 8 लाख हो गया, ठीक है, तो ये फिर रिबेट जो 25,000 है वो आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। ये स्पेसिफिक 7 लाख और यहाँ पे 5 लाख तक के ही सैलरी के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपने बीकॉम, एमकॉम, बीबीए या फिर एमबीए किया है और आपको अकाउंटेंट बनना है तो आप ओडिंग स्कूल का सर्टिफाइड बिजनेस अकाउंटेंट कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे 75 आवर्स ऑफ लर्निंग होगा, 100+ प्रैक्टिकल टेस्ट देने को मिलेगा और उनका एक डेडिकेटेड जॉब पोर्टल भी है, वहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये वेबसाइट पे जो स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं इनकी सक्सेस स्टोरीज भी आप देख सकते हैं और उनका जो करिकुलम है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किस तरीके से काम होता है इस हिसाब से बनाया हुआ है। और यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज भी देने का मौका मिलेगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और साथ ही ऑनलाइन प्रोफाइल बिल्ड होगी और जो इंडस्ट्री इंटरेक्शन है वो भी होगा, ताकि जो करियर कोच है वो आपको गाइड करेंगे कि आप करियर में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और उनका जो बैच स्टार्ट डेट है वो 29 जून है और फीस है वो 35,000 प्लस जीएसटी है। और अगर आपका प्लेसमेंट होता है तो 10% ऑफ योर एनुअल सीटीसी आपको पे करना पड़ेगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर से ये वेबसाइट को विजिट करना। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं कि सैलरी 15 लाख रुपए है तो फिर टैक्स के कैलकुलेशंस कैसे होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि मेरी सैलरी समझ लो 15 लाख है तो मुझे 20% जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता है। जो गवर्नमेंट ने स्लैब्स बनाए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस होते हैं एंड फिर आपको टैक्स पे करना होता है, वो हम लोग डिटेल में जानते हैं। सो सेम आपको ये फंडा जो हमने 5 लाख और 7 लाख का कैलकुलेट किया था वैसे ही है। 2,50,000 पे नील है, मतलब ये स्लैब के अमाउंट के हिसाब से 0 हो गया। 2,50,000 से 5 लाख तक पे कितना लगेगा 5%, तो यहाँ पे 2,50,000 इंटू 5% करेंगे तो कितना होगा 12,500। और ये स्लैब है 5 लाख से 10 लाख का, उस पर जो हमारा अमाउंट का स्लैब है, ठीक है, स्लैब अमाउंट है वो 5 लाख बनता है, करेक्ट, उस पर कितना करेगा 5 लाख इंटू 20%, दैट इज 1 लाख रुपीज आपका टैक्स होगा। और यहाँ पे अबाउ 10 मतलब कि उस पर 30% है, तो यहाँ पे कितना बनता है 5 लाख रुपीज। बट यहाँ पे एक चीज़ और थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन भी हमें 50,000 रुपये दिए थे, तो 5 लाख में से आपको 50,000 सीधा माइनस करना है, तो 4,50,000 पे ही आपको यहाँ पे 30% जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो कितना अमाउंट होगा 4,50,000 इंटू 30%, मतलब कि 1,35,000 आपका यहाँ पे अमाउंट बनेगा। अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपका 15 लाख का सैलरी है तो टैक्स ओल्ड रिजिम के हिसाब से
2,47,500 बनेगा। यहाँ पे देखिए क्योंकि आपका सैलरी 15 लाख से ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे कोई रिबैट जो है वो नहीं मिलेगा, ओनली आप स्टैंडर्ड डिडक्शन का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से आपका सैलरी 15 लाख है और अपने को कैलकुलेशंस करने हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे किया है ना वैसे ही अपने को यहाँ पे कैलकुलेशंस करने हैं। तो 3 लाख तक का जो सैलरी था वो क्या है, नील है, मतलब ये स्लैब के हिसाब से ये अमाउंट बनता है। 3 लाख तक अपना जीरो हो गया, करेक्ट, तो यहाँ पे कोई नहीं लगेगा टैक्स। 3 लाख से 6 लाख तक 5% था, करेक्ट, तो ये रेंज के हिसाब से कितने अमाउंट बनती है, 3 लाख रुपीज। तो यहाँ पे 3 लाख इंटू 5% करेंगे तो कितना अमाउंट होगा, 15,000 रुपए। और 6 लाख टू 9 लाख 10% था, और यहाँ पे 3 लाख ये रेंज में बन रहे हैं, तो 3 लाख इंटू 10% कितना होगा, 30,000। और 9 लाख से 12 लाख का जो रेंज है उस पर कितना लगेगा, 15%, तो यहाँ पे भी 3 लाख का रेंज है, करेक्ट, तो 3 लाख इंटू 15% करेंगे तो 45,000 रुपीज अपने को लगेंगे। 12 to 15 लाख का हमारा सैलरी होता है तो कितना परसेंट है, 20%, और यहाँ पे 3 लाख ही बनते हैं, करेक्ट, बट हमें यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहे हैं, तो सिंपली ये जो 3 लाख बन रहे हैं ना उसको आप माइनस कर दीजिए 50,000 से, तो 2,50,000 इंटू आपको 20% करना है, तो कितना अमाउंट बनेगा, 50,000। यहाँ पे आप देखिए 60,000 वैसे बन रहे थे, पर स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने को जो 50,000 मिले ना वो अपने को यहाँ पे माइनस करने हैं, तो यहाँ पे 50,000 होगा। उस हिसाब से आपका जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो कितना बनेगा, 1,40,000। अभी सैलरीड पर्सन को ये चूज करना होता है कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजिम लेना है या फिर न्यू टैक्स। अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि आप कौन सा स्लैब चूज करेंगे, यहाँ पे आपका जो टैक्स है वो 2,47,500 कट रहा है और यहाँ पे 1,40,000 हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, यस दिया, डेफिनेटली हम लोग न्यू टैक्स रिजिम पे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा 1,40,000 है और यहाँ पे 2.5 लाख तक का बन रहा है, करेक्ट, तो यू आर राइट। बट यहाँ पे एक और भी ट्विस्ट है, गवर्नमेंट ने कुछ और भी कंसेशंस दिए हुए हैं, डिडक्शंस दिए हैं। अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आप दिखा सकते हैं, बट न्यू टैक्स रिजिम में आप नहीं दिखा सकते हैं। आइए उसको देखें। ऐसे आपने ऐसा सुना होगा कि अगर हमें टैक्स बचाना है ना तो आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, जैसे कि एफडी में आप इन्वेस्ट करो या फिर ईएलएसएस में, एनपीएस में, हेल्थ इंश्योरेंस लो, तो आपका टैक्स बचेगा, सेव होगा, करेक्ट, ये बात करेक्ट है। इसके पहले हम लोग कैलकुलेटर देखते हैं कि हमारा कैलकुलेशंस कैसे होने वाला है। यहाँ पे देखिए ये जो कैलकुलेटर है उसका मैं ओवरव्यू देती हूँ। यहाँ पे आपको 2 चीज़ ऐड करनी है, ये कैलकुलेटर आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, उससे पहले आप समझ लो कि इसका यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे जो आपकी सैलरी है वो डालनी है और इन्वेस्टमेंट अगर आपने किए हैं तो वो अमाउंट आपको देनी है। यहाँ पे बाकी के कैलकुलेशंस भी दिख जाएंगे और दोनों में बेटर कौन सा है वो भी आपको यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर बताएगा। जैसे कि दिया का सैलरी जो है वो 7,50,000 है, तो ये रेंज में आएगा 7,50,000, सीधा हमने यहाँ पे 7,50,000 डाले। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हमारा 50,000 हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपल इन्वेस्टमेंट जो आपने किए हैं ना वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि समझ लो कि मेरा एफडी में मैंने 1 लाख रुपए किए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक हमारा जो टैक्स स्लैब है वो आपको बताएगा कि आपके लिए बेटर कौन सा है, न्यू टैक्स रिजिम या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से 33,800 हो रहा है और यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से 0 है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं कटता है। तो आपको फिर न्यू टैक्स रिजिम चूज करना चाहिए और ये कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर ये अमाउंट आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, बेटर आप कोई और जगह पे कीजिए, बेसिकली टैक्स सेविंग के लिए मत कीजिए। तो ये कैलकुलेशंस जो है वो इस तरीके से होंगे। इसके पहले ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे करने हैं, इसकी लिमिट कैसी है वो हम लोग देखते हैं, फिर बाद में यहाँ पे हम आएंगे और भी डिटेल में उसको समझेंगे। तो ये हमारे डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस है। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन दिए हुए हैं और ईच सेक्शन के लिए लिमिट डिसाइड किया हुआ है कि इतनी लिमिट तक आपका जो टैक्स है वो सेव कर सकते हैं। तो ये लिमिट है और यहाँ पे मैंने एक्चुअल अमाउंट डाली है। जैसे कि मेरा सैलरी जो है वो 15 लाख है, ठीक है, और 15 लाख को अगर मुझे सेव करना है तो मैं कैसे करूंगी, तो मैं कौन से इन्वेस्टमेंट मेरे हैं वो मैं करूंगी और कैसे मेरा सेव करूंगी पैसा। यहाँ पे सबसे पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, वो 50,000 जिसकी लिमिट है, हमारा भी आएगा 50,000। इसके बाद में ATC और इसका लिमिट जो है वो 1,50,000 रुपये है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो EPF, PPF, ELSS मतलब कि म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग एफडीज या फिर सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो भी ATC में आता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि ये जो लिमिट है उससे ज़्यादा का अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना
तो वो टैक्स का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। मतलब समझ लो कि 80C में मैंने ना 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, गवर्नमेंट तो आपको 1,50,000 रुपए ही कंसिडर करेगी, 50,000 पे आप कोई टैक्स बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और एक चीज ध्यान रखें कि जो 80C है उसमें EPF इंक्लूड है, जो आपका EPF डिडक्ट होता है ना वो भी इसमें ही इंक्लूड है। तो अगर समझ लो कि मुझे मेरा 50,000 EPF में जाता है तो फिर मुझे 1 लाख रुपए ही कहीं पे और इन्वेस्ट करने हैं ताकि मैं मेरा जो सेविंग है, टैक्स सेविंग है वो कर सकूं। तो मैं क्या करूंगी, 50,000 तो ऑलरेडी EPF में जाते हैं, तो 1 लाख रुपए का टैक्स सेविंग FD या फिर सुकन्या में जाते हैं मेरे पैसे, तो वो मैं उस हिसाब से इन्वेस्ट करूंगी। तो समझ लो एक्चुअल अमाउंट में मैंने 1,50,000 रुपए डाले, मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। इसके बाद में है सेक्शन 24B हाउसिंग लोन इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है और आप इंटरेस्ट पे करते हो तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 2 लाख तक दिखा सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हमारा 0 है, हम लोग 0 कर देंगे। इसके बाद में NPS 80CCD मतलब कि नेशनल पेंशन स्कीम, ये आपको डेफिनेटली करना चाहिए अगर आपका हायर सैलरी है तो। इसका आप 50,000 रुपए तक का लिमिट है और उसका इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने 50,000 रुपए उसमें भी इन्वेस्ट किए हैं, तो ये हो गया। इसके बाद में अगर NPS जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में है ना, एम्प्लॉयर भी डिडक्ट करता है तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो। उसका लिमिट 2 लाख तक का है, ठीक है। बट मेरा ऐसा कोई केस नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 कर दूंगी। और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, और वो सेक्शन 80D में आता है और उसका लिमिट कितना है, 80,000। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जो ये 80,000 रुपीज़ है ना वो किस तरीके से बाइफरकेट किए हुए वो देखते हैं। अगर आपने पूरे साल भर में हेल्थ चेकअप करवाया है तो उसका आप 5,000 तक का क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स का आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो गवर्नमेंट ने उसको क्या बोला है कि 50,000 तक का आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं। और सेल्फ और स्पाउस के लिए, मतलब आप आपके लिए या फिर आपकी फैमिली के लिए, फैमिली इन द सेंस आपकी वाइफ या फिर हस्बैंड और आपके बच्चे, अगर उनके लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो 25,000 तक का आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो और टोटल 80,000 तक का आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। इसके बाद में सेक्शन 80TTA सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, आपका साल भर में कुछ सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट हुआ होगा, उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं 10,000 तक का, ठीक है। यहाँ पे समझ लो कि मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने यहाँ पे 0 किया, बट वो भी आप आपके बैंक स्टेटमेंट में चेक कर सकते हैं। इसके बाद में सेक्शन 80E में एजुकेशनल लोन लिया होगा और उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो आप यहाँ पे ले सकते हो और इसकी कोई लिमिट नहीं है। समझ लो कि आपने यहाँ पे एजुकेशनल लोन पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख का इंटरेस्ट पे किया तो यहाँ पे आप सीधा 2 लाख रुपए लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे बेनिफिट है, बट मेरे केस में नहीं है, मैंने 0 कर दिया। डोनेशन अगर आपने कहीं पे चैरिटी किया है 80G में आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसकी भी कोई ऐसे लिमिट नहीं है, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा कोई केस नहीं है, मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं वो है सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A HRA हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप रेंट पे रहते हो तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो टैक्स सेविंग के लिए, और जिसमें 3 कैटेगरी बनाई हुई है और ये 3 कैटेगरी में जो मिनिमम अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे देना है, मतलब क्लेम कर सकते हैं। ये हमने HRA एग्जाम्पशन कैलकुलेटर बनाया हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका रेंट देना है कि आपका रेंट कितना है पर मंथ। मैंने यहाँ पे 20,000 डाल दिया। यहाँ पे बेसिक प्लस DA देना है, जो आपकी सैलरी स्लिप है उसमें आपको मिल जाएगा। ये हमारा बेसिक है, DA हमारी सैलरी में नहीं है तो हम ओनली बेसिक लेंगे, वो हमने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद में HRA का भी एक कंपोनेंट होगा, यहाँ पे HRA जो ये अमाउंट का है वो मैंने डाल दिया। एनुअल सैलरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे मैंने जो 3 कंपोनेंट की बात की थी उसको समझते हैं। एक्चुअल HRA मतलब कि जो आपको पूरे साल में एक्चुअल HRA मिल रहा है उसको हम लोग इज इक्वल टू करके यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो ये आ गया। दूसरा कंपोनेंट क्या कहता है, 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA, मतलब कि ये हमारा अमाउंट है एनुअल बेसिक प्लस DA का, उसका हमें 50% करना है, तो ये आ गया। और एक्चुअल रेंट ऑफ 10% ऑफ बेसिक प्लस DA, मतलब कि एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट माइनस हम लोग बेसिक प्लस DA करेंगे और इनटू 10% करेंगे तो हमारा ये अमाउंट निकल के आएगा। और मिनिमम अमाउंट हमें यहाँ पे लेना होता है, तो मिनिमम कितना हो रहा है हमारा 1,91,896। ये अमाउंट हम लोग क्लेम कर सकते हैं।
वो हम लोग हमारे एग्जाम्शन में डाल देते हैं 1,91,896। ठीक है, तो वो हमारा HRA का कैलकुलेशंस हो गया। ये जो HRA कैलकुलेटर है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, अभी के लिए आप समझ लीजिए सब कुछ। इसके बाद में है LTA, मतलब कि लीव ट्रैवल अलाउंस। अगर आपकी सैलरी स्लिप में लीव ट्रैवल अलाउंस जो है वो कंपोनेंट है तो फिर आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, और ये जो है वो 4 साल में 2 बार आप क्लेम कर सकते हो जो एक्चुअल अमाउंट हुआ है वो। तो हमारे सैलरी स्लिप में नहीं है तो हमने यहाँ पे 0 कर दिया। तो ये जो टोटल है वो हमारा कितना निकल के आ रहा है, 3,91,896। वो मैं क्या करूँगी, मेरी 15 लाख सैलरी है वो मैं इन्वेस्टमेंट में डाल दूंगी। ये जो अमाउंट है वो मैं इन्वेस्टमेंट में डालूंगी। तो मेरा कैलकुलेटर में ओपन करती हूँ तो मैं ये रेंज में आती हूँ करेक्ट, 11 लाख से 15 लाख तक की मेरी सैलरी है। तो मैंने यहाँ पे मेरी सैलरी लिख दी 15 लाख। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हमने ऑलरेडी मिलते ही है, और इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पे कितना किया था, ये अमाउंट का, करेक्ट। तो मैं मेरे कैलकुलेटर में सिंपल ये अमाउंट डाल दूंगी। बेसिकली ये कैलकुलेटर में आपको 2 ही फील्ड में अमाउंट ऐड करनी है, ठीक है। तो ये हो गए। इसके बाद में हमारे नेक्स्ट टैक्सेबल जो इनकम आती है वो 10,58,103 आती है, करेक्ट। इसके बाद में आपका जो टैक्स है वो इतना लगेगा। इसके साथ में आपको सेस भी लगता है, और सेस कितना लगता है, ये अमाउंट जो है, ठीक है, जो ये टैक्स की अमाउंट बनी है उसके ऊपर 4% आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। और बाद में टोटल अमाउंट आपका ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से कितना आएगा, 1,35,128। ये अमाउंट मेरा फाइनल है टैक्स का। अगर मेरी सैलरी 15 लाख है और मैं ओल्ड टैक्स रिजिम अगर चूज करती हूँ तो फिर न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से कौन सा आता है, तो यहाँ पे देखिए न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से मुझे 1,45,600 जो अमाउंट है वो पे करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली मेरे लिए कौन सा रहेगा, ओल्ड टैक्स रिजिम, करेक्ट। यहाँ पे मुझे कम अमाउंट पे करनी है और यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट पे करनी है, तो मेरे लिए ओल्ड टैक्स रिजिम जो है वो एप्लीकेबल है, और सेस तो यहाँ पे भी लगता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर इस तरीके से यूज होगा। अगर समझते हैं कि यहाँ पे देखिए 24 लाख आपका सैलरी है, तो यहाँ पे हमने डाला 15 लाख से ज़्यादा का अमाउंट अगर है आपका सैलरी का, तो यहाँ पे सिंपल हमने यहाँ पे 24 लाख रुपए डाले। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है, और यहाँ पे जो हमने डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन किए वो मैंने यहाँ पे समझ लो कि 6 लाख किए, ठीक है। मेरा रेंट ज़्यादा है, इसके बाद में मैंने और भी बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो 6 लाख रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट किए हैं। इसके हिसाब से मेरा टोटल टैक्स जो है वो कितना बन रहा है, 3,51,000। और यहाँ पे न्यू रिजिम में कितना हो रहा है, 421,200। तो उसके हिसाब से ओल्ड टैक्स रिजिम जो है वो मेरे लिए बेनिफिट करेगा। तो यहाँ पे है ना, ओल्ड टैक्स रिजिम में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और न्यू टैक्स रिजिम में हम इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा सकते। इसकी वजह से हम अगर ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे ना तो अपना टैक्स बचेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं लास्ट, जो मैंने आपको बताया था कि आपकी सैलरी अगर 5,50,000 रुपए है तो भी आपका टैक्स नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाला 5,50,000, तो यहाँ पे देखेंगे इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमारा टैक्स कटने वाला ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए 0 ही है, तो बोथ आर इक्वल, मतलब आप कोई भी चूज कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया था कि 7,50,000 तक का आपका सैलरी होगा तो कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 7,50,000, यहाँ पे -50,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल रहा है, तो हमारा जो नेट टैक्सेबल इनकम कितना बन रहा है, 7 लाख रुपए। तो न्यू टैक्स रिजिम अपने लिए बेनिफिट करेगा। तो सैलरीड पर्सन के लिए अगर मैं सिंपल बात करूं तो आपको 7,50,000 तक की सैलरी है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और इन्वेस्टमेंट भी डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन को देखते हुए और उसकी लिमिट को देखते हुए डेफिनेटली आपको करने हैं। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो आपका टैक्स निकल के आया है वो आपको क्या करना है, 12 मंथ्स में डिवाइड करना है। मतलब अप्रैल टू मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपको डिवाइड करना है। और अभी एक चीज है कि समझ लो आप कोई कंपनी में नए ज्वाइन करते हो, फॉर एग्जांपल अगस्त में, तो अगस्त टू मार्च में कितने महीने होते हैं, 8 मंथ। तो जो आपका टैक्स निकल के आता है उसको फिर आपको 8 मंथ से डिवाइड करना है। इस तरीके से आपका हर मंथ में जो टैक्स है वो डिडक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको पूरा कैलकुलेशंस करना है, एचआरए कैलकुलेशंस करने हैं और इन्वेस्टमेंट दिखाने हैं। कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, और आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जाकर एटलीस्ट गुड जरूर लिखना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग, धन्यवाद एंड हैप्पी टैक्स सेविंग।